हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं सिर्फ एक कोशिश कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उससे ही पहले एक छोटा सा रिकैप। हम लोग पिछले लेक्चर में एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से एटम के बारे में कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इनडिविजिबल। एटम क्या होता है? इनडिविजिबल होता है। दिस कांट बी डिवाइडेड इनटू मोर पार्ट्स, जिसे दो या अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हम ये भी जानते हैं कि एटम इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एटोमॉस, दैट मींस नो कट और अनकट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एटम क्या होता है? अनकटेबल होता है। इसको काटा नहीं जा सकता। काटा किसे नहीं जा सकता? जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, हेंस वी कैन से अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज इंडिविजिबल इन, है ना, एटम इज इंडिविजिबल, दिस कांट बी डिवाइडेड इनटू मोर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, लेकिन वही हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है? वही हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी करता है कि एटम क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, और सिर्फ ये डिविजिबल नहीं है बल्कि बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल में डिविजिबल है। ठीक है, बहुत से फंडामेंटल पार्टिकल में डिविजिबल है। ठीक है, एंड दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, यानी बहुत से फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ये जानना है कि एटम इज डिविजिबल इनटू मेनली थ्री मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जब एटम मेनली तीन मेन फंडामेंटल पार्टिकल डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन रह जाता है कि जब एटम डिविजिबल होता है और डिविजिबल होने के बाद ये थ्री मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिविजिबल है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ? कैसे पता चला कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा? ठीक है, एटम क्या हो गया? टूटने के बाद जो पार्टिकल निकला, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि आखिर ये जो पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा? ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? तो जैसा हम जानते हैं जे थॉमसन साहब ने किया। ठीक है, हम जानते हैं द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया इसी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया 1897। अब कैसे डिस्कवर किया? हुआ ये कि एक बार वो रेनी सीजन में अपने गार्डन में क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। ठीक है, जब वो टहल रहे थे एकाएक उन्होंने क्या देखा कि आसमान में बिजली चमकने लगी। ठीक है, बिजली गरजने लगी। तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर इतना तेज लाइट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि आसमान में जो है, स्पेस में जो है, इस तरह का कुछ मौजूद है नहीं। ठीक है, इस तरह का कुछ मौजूद है नहीं कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। ठीक है, जबकि इतना तेज लाइट अगर मान लिया प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उन्होंने ये सब थिंक किया। अब थिंक करने के बाद उन्होंने सोचा कि आखिर ऊपर में ऐसा क्या चीज मौजूद है जिसके कारण इतना हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा होगा। ठीक है, यानी इतना हाई वोल्टेज क्या होगा? पास हो रहा होगा। ठीक है, उन्होंने ये सोचना शुरू किया। वो अपने रूम में गए। रूम में जाने के बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ऊपर में ऐसा क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ऊपर स्पेस में, ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर जाने पर स्पेस में क्या मौजूद है? वैक्यूम मौजूद है। उन्होंने क्या सोचा? वैक्यूम मौजूद है। ठीक है, दूसरा उन्होंने सोचा कि अगर ऊपर में वैक्यूम है, उन्होंने सोचा कि अगर स्पेस में वैक्यूम मौजूद है तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा?
जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर वैक्यूम मौजूद होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर इज जीरो इट्स सेड टू बी वैक्यूम, उसे हम वैक्यूम का नाम देते हैं। ठीक है, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इस दो चीज पर कंसीडर किया, पहला तो वैक्यूम पर कि वहां वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, स्पेस में क्या होगा, वैक्यूम होगा, अगर वैक्यूम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, अब इन्होंने नंबर थर्ड चीज पर क्या कंसीडर किया, उन्होंने सोचा कि जब वहां वैक्यूम है, प्रेशर जीरो है, ठीक है, इसके साथ साथ भी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इतना ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहां वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज क्रिएट कर रहा होगा, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर वोल्टेज जो होगा बहुत ही हाई वोल्टेज होगा, वोल्टेज हाई होगा। ठीक, अब वोल्टेज हाई हो गया, तो इसके बाद नंबर 4 उन्होंने क्या सोचा, अब वहां पर देखा उन्होंने क्या सोचा कि चूंकि एटमॉस्फेयर में जो है, चूंकि स्पेस में जो है कोई कंडक्टर वगैरह तो है नहीं, कोई कंडक्टर वगैरह तो है नहीं, वहां पर वैक्यूम है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है, मतलब वहां पर कोई मीडियम भी नहीं है वहां पर। ठीक है, तो जब वहां पर कोई मीडियम नहीं है तो आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगा। ठीक है, और जबकि हम ये भी जानते हैं कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, उसके कारण, अगर एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, जैसे वायर वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसके थ्रू हमें भी शॉक लग सकता था, लेकिन हमें शॉक लगता नहीं। तो ये बताता है यहाँ पर कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जब एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो आखिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो लाइट जो है आया कैसे, ठीक है, वो पास हुआ कैसे। ठीक है, ये सब उनके माइंड में चल रहा था। ठीक है, वो सोच रहे थे। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि जब अगर वैक्यूम में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, जब लाइट प्रोड्यूस हो सकता है, तो आखिर इसे एक्सपेरिमेंट जब किया जाए इसी तरह का यूज करके, वैक्यूम को क्रिएट करके, वोल्टेज को हाई करके, प्रेशर को कम करके, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, आखिर यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये उनके मन में चल रहा था, ये सोच, है ना, ये वो सोच रहे थे। ठीक, अब ध्यान, तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनको क्या चाहिए था, वैक्यूम। उसके बाद इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम किया सके, वोल्टेज हाई किया सके। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब किया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब किया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब हम जानते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, इसे हम कैथोड ट्यूब भी कहते हैं, इसे हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या कराता है, वैक्यूम ट्यूब भी कराता है, कैथोड ट्यूब भी कराता है, कैथोड रे ट्यूब भी कराता है। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। ये किसका बना हुआ था, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब का बना हुआ था। ठीक है, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब का बना हुआ था। अब सोचिए, जब यहाँ पर हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब है, जब ये हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब है, ये क्या एम्प्टी वेसल है, तो जब जो भी एम्प्टी वेसल होगा, उसमें क्या होगा, एयर मौजूद होगा। जो भी एम्प्टी वेसल होगा उसमें क्या होगा, एयर मौजूद होगा। ठीक है, इसी कारण उन्होंने सोचा कि इसमें भी क्या है, एयर तो इसमें मौजूद होगा, फिल होगा इसमें। ठीक है, इसी एयर को बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, वैक्यूम पंप लगा दिया, क्यों, क्योंकि जब इसमें एयर मौजूद है तो निश्चित रूप से जब एयर मौजूद है तो एयर क्या करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। और हम जानते हैं एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर, या इसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करते हैं वो यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर का होता है। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो जब इसमें एयर मौजूद होगा तो इसका मतलब क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है, और वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करना हो। इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करने के लिए, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, तो ये जो वैक्यूम पंप है, इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब लगा दिया। अब इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, टू पंप आउट द इंटरनल एयर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एयर मौजूद था उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब लगा, वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, तो वैक्यूम पंप का मेन काम क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूम पंप इज टू पंप आउट द इंटरनल एयर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एयर मौजूद था उसको बाहर निकालने के लिए हम वैक्यूम पंप का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इतना चीज समझ। इसके बाद उन्होंने चलिए वैक्यूम का तो काम कर लिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या था, वैक्यूम था, स्पेस में क्या था, वैक्यूम था, तो वैक्यूम तो उन्होंने क्रिएट करने का प्रोग्राम कर लिया। ठीक है, बंदोबस्त कर लिया। लेकिन अब जो है उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो करना शुरू किया। मतलब इसके अंदर जो प्रेशर था कितना था, 760 मिलीमीटर। ठीक है, ये प्रेशर किसका होता है, एयर का, है ना। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इतना। तो जब इतना प्रेशर है, इसके प्रेशर को क्या करना, उन्होंने कम करना शुरू किया। ठीक, चलिए ये दोनों को चलिए उन्होंने एडजस्ट किया किसी तरह से। अब क्या उन्होंने वोल्टेज, अब क्या चाहिए था, वोल्टेज चाहिए था, हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था। ठीक है, हाई वोल्टेज चाहिए था, और हाई वोल्टेज करने के लिए, हाई वोल्टेज के लिए उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंज किया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंज करने के लिए उनको क्या जरूरत पड़ी, दो मेटालिक प्लेट। ठीक है, इन दोनों मेटालिक प्लेट को उन्होंने किया इस डिस्चार्ज ट्यूब के अपोजिट एंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अपोजिट एंड से कनेक्ट कर दिया। तो दिस मेटालिक प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इसी मेटालिक प्लेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब जब मेटालिक प्लेट का यूज कर लिया तो अब क्या करना है, उन्हें एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक हाई वोल्टेज को पास करने वाला एक बैटरी ले लिया। ठीक है, यानी ये क्या, उन्होंने एक बैटरी लिया जिससे कम से कम हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट को पास किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लिया। अब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इस बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, ये जो मेटालिक प्लेट है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, तो एक इलेक्ट्रोड जो है, वन इलेक्ट्रोड वाज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि दोज मेटालिक प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, एनोड का नाम देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर कि वैसा इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड, इसे हम एनोड का नाम देते हैं। ठीक है, एंड द अदर मेटालिक प्लेट एंड द अदर इलेक्ट्रोड वाज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। हाँ, इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद ये जो मेटालिक प्लेट है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसे क्या कहा गया, कैथोड का नाम दिया गया। ठीक है, ये सब आप जानते हैं कि इसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। तो डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड अप ऑफ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब in which two metallic plates are connected to its opposite end. One metallic plate is connected to the positive terminal of the battery was called anode, and the other was connected to the negative terminal of the battery was called cathode. ठीक है ना। अच्छा,
इसके अलावा इसके पास क्या था, वैक्यूम पंप था, साइड पंप था, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है आपको पता है ना, इसके अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जब इन्होंने इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद जैसे उन्होंने स्विच, ये आपका क्या है, स्विच है, की है ना, तो जैसे उन्होंने की को क्लोज किया, जैसे उन्होंने सर्किट को क्लोज किया, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम जानते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जैसे हम स्विच को अगर हम कनेक्ट करेंगे, जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा था, उन्होंने स्काई में देखा था कि वहां इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ था, लाइट निकला था। ठीक है, लाइट निकला था, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं रहा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं रहा। अब उन्होंने सोचा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं हो रहा। फिर उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर वोल्टेज कितना था, 10,000 वोल्ट, कम से कम 10,000 वोल्ट। ठीक है, जबकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने क्या किया, कम करना शुरू किया। ठीक है, कम करना शुरू किया। तो इसी तरह से उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ठीक है, 760 मिलीमीटर का प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर 760 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब इस 60 मिलीमीटर प्रेशर को उन्होंने क्या किया, बहुत ही है ना घटाना शुरू कर दिया, रिड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब रिड्यूस करते करते, ठीक है, रिड्यूस करते करते उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कितना किया, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, जब उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0.1 मिलीमीटर प्रेशर रिड्यूस कर दिया। ठीक है, कहां तक रिड्यूस किया, 0.1 मिलीमीटर तक। ठीक है, और वोल्टेज बढ़ाकर कितना कर दिया, 20,000 वोल्ट कर दिया, 20,000 वोल्ट। ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रेशर को घटाना शुरू कर दिया, और प्रेशर घटने के बाद उन्होंने कितना कर दिया, 0.1 मिलीमीटर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब प्रेशर घटने के बाद 0.1 मिलीमीटर हुआ और वोल्टेज बढ़ाने के बाद 20,000 वोल्ट हो गया। और जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया, है ना, कंप्लीट किया, तो उन्होंने देखा कि एक लाइट जो है, ठीक है, एक स्ट्रिक ऑफ लाइट निकला, फिर बंद हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, स्ट्रिक ऑफ लाइट निकला और फिर क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि स्ट्रिक ऑफ लाइट तो निकला, ठीक है, एक चमक निकला मतलब लाइट निकला। ठीक, जब लाइट निकला तो उन्होंने सोचा कि लाइट तो निकल रहा, यानी यहाँ से एक बात और समझ में आया, चूंकि हम जानते हैं कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम कर दिया जाए, एट वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर और वेरी हाई वोल्टेज अगर हो, ठीक है, उस कंडीशन में एयर कैन बी चेंज इनटू द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो सकता है। ठीक है, कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर को अगर बहुत ही कम कर दिया जाए। ठीक है, रिड्यूस कर दिया जाए, रिड्यूस होकर कितना, 0.01 मिलीमीटर तक कर दिया जाए, तब ये क्या होता है, इट कैन बी चेंज इनटू द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो सकता है। ठीक है, एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट वहां पर उनको समझ में आया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या कि 0.1 मिलीमीटर प्रेशर जैसे ही रिड्यूस हुआ, वोल्टेज अगर बढ़ाकर 20,000 वोल्ट किया गया, तो क्या होगा, एक लाइट, स्ट्रिक ऑफ लाइट निकला। ठीक है, एक स्ट्रिक ऑफ लाइट निकला। ठीक है, अब जब लाइट निकला उसके बाद बंद हो गया, उसका तुमको चमक दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है कि कैथोड रेज इनविजिबल होगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, एक स्ट्रिक ऑफ लाइट निकला, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, बंद हो गया। फिर उन्होंने सोचा क्या कि हो सकता है कैथोड रेज क्या होगा, इनविजिबल होगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसी कारण उन्होंने क्या किया, ये जो एनोड प्लेट था, इस एनोड प्लेट की प्लेस पर उन्होंने क्या किया, एक परफोरेटेड एनोड ले लिया। ठीक है,
अब उन्होंने क्या किया, एक परफोरेटेड एनोड ले लिया, परफोरेटेड एनोड ले लिया, ठीक है, परफोरेटेड एनोड ले लिया, ठीक। अब परफोरेटेड एनोड लेने के बाद, परफोरेटेड एनोड लेने के बाद उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अपोजिट एंड पर, इसके अपोजिट एंड पर, ठीक है, यानी अपोजिट वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब पर उन्होंने क्या किया, एक केमिकल्स ZnS यानी जिंक सल्फाइड का एक लेयर डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, जिंक सल्फाइड का उन्होंने क्या किया, एक लेयर डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब जिंक सल्फाइड का लेयर क्यों डिपॉजिट किया, क्योंकि जिंक सल्फाइड एक केमिकल है, कैसा केमिकल है, ये क्या करता है, फ्लोरोसेंस शो करता है, ठीक है, ये जो जिंक सल्फाइड है ये क्या करता है, फ्लोरोसेंस शो करता है। अब फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होगा, ठीक है, फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होगा, फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है कि लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, यानी ये जो केमिकल्स है इसके पास टेंडेंसी क्या था कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है तुरंत, ठीक है। ये क्या कर, लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक करने से उसमें क्या होगा, एक चमक बाहर निकला, चमक दिखाई दिया, ठीक है। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने में लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। अब जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो एक चमक बाहर निकलता है, ठीक है ना, इसी को हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है एक चमक के रूप में, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, फ्लोरोसेंस कहा गया, ठीक। अब ध्यान रखिए, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि ZnS होता है वो क्या होता है, फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक। अब तो इसी कारण जब यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया, फिर जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिसिटी है ना, देखा उन्होंने कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज उनको समझ में आ गया था कि वोल्टेज को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, लेकिन प्रेशर को क्या करना है, घटाना है। अब जैसे ही उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, जैसे उन्होंने 20 है ना, यहाँ दिया हुआ 20,000 वोल्ट, जैसे इस 20,000 वोल्ट को यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 30,000 वोल्ट किया, ठीक है। और प्रेशर को घटाकर उन्होंने क्या किया, 0.001 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर किया। जैसे ही अगर प्रेशर इज रिड्यूस टू 0.001 मिलीमीटर किया गया, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, एक कंटिन्यूअसली लाइट क्या होगा, पास करना शुरू किया, ठीक है, पास करना शुरू किया। कैसे पता चला, यानी उन्होंने क्या देखा, ये जो ZnS का एक लेयर जो डिपॉजिट हुआ था, ZnS का एक लेयर जो डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, वो लेयर से क्या होगा, एक चमक दिखाई देना शुरू किया, है ना, एक ग्रीनिश लाइट निकला, ठीक है, एक ग्रीनिश लाइट यानी ग्रीन कलर जैसा वो चमकने लगा, ठीक है। तब उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ से लाइट आ रहा है, ये विजुअल रेज होता है, बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, जो क्या करता है, इस एनोड परफोरेटेड एनोड से पास करने के बाद वो क्या करता है, वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पर, जिस पर एक लेयर डिपॉजिट था ZnS का, उस पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद ZnS क्या करता है, फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, जिस कारण ये कहता है ग्रीनिश लाइट के साथ ग्लो करने लगा, ठीक है। ये क्या करने लगा, ग्रीन है ना, ग्रीनिश लाइट के साथ ग्लो करने लगा, ठीक है, ग्रीनिश लाइट के साथ ग्लो करने लगा। तो इन्होंने क्या देखा कि एक लाइट का जो इमिशन हो रहा है उसका डायरेक्शन किधर था, कैथोड टू एनोड था। उन्होंने क्या देखा, कैथोड टू एनोड था, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लाइट जो ग्लो कर रहा था वो अपोजिट एंड पर, मतलब कहाँ कर रहा था, एनोड प्लेट पर कर रहा था, ठीक है, यानी एनोड वाले एंड है ना, एनोड वाला एंड जो ग्लास ट्यूब था, उस ग्लास ट्यूब पर जिस पर उन्होंने ZnS का प्लेट है ना, जिस ZnS का एक लेयर डिपॉजिट किया, वहां पर स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये ग्रीनिश कलर के रूप में ग्लो करने लगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि लाइट जो निकल रहा होगा वो कैथोड से निकल रहा होगा, ठीक है। यानी चूंकि ये लाइट जो है रे का इमिशन हुआ, उसका डायरेक्शन किधर था, कैथोड टू एनोड था, इसी कारण जो है इसका नाम उन्होंने कैथोड रेज दिया, ठीक है, इसी कारण इसका नाम उन्होंने क्या दिया, कैथोड रेज दिया, ठीक है ना। तो अब कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो उन्होंने क्या किया कि कैथोड से रे से, चूंकि इस रे का इमिशन जो हो रहा था वो किधर से किधर हो रहा था, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर हो रहा था, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर हो रहा था, इसी कारण इसका नाम उन्होंने कैथोड रेज दे दिया, ठीक है, कैथोड रेज दे दिया। इस तरह से क्या हुआ, कैथोड रेज का डिस्कवर हुआ, ये तो हम समझ गए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर, कि अगर इसको पूरी तरह से डिफाइन करना हो
तो हम कह सकते हैं कि द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज शोन बाय, ठीक है, हालांकि अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, अभी केवल कैथोड रेज का डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर द एक्सिस्टेंस ऑफ कैथोड रेज, एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897 बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाई वोल्टेज, by passing the electricity of high voltage in this charge tube at very low atmospheric pressure of air of about 0.001 millimeter, ठीक है, then his electricity is passed inside the cathode tube, ठीक है, and the direction of light जो था, direction of light was cathode to anode, ठीक है, कैथोड टू एनोड। इसी कारण चूंकि लग रहा था यहाँ पर कि इसका जो डायरेक्शन है कैथोड टू एनोड है, इसी कारण इस रे का नाम क्या किया उन्होंने, कैथोड रे दिया, ठीक है, और इस तरह से कैथोड रेज वाज डिस्कवर्ड, इस तरह से उन्होंने कैथोड रेज का डिस्कवर किया, ठीक है। चलिए इतना चीज तुम समझ गए। अब कैथोड रेज का डिस्कवर होने के बाद, कैथोड रेज का डिस्कवर होने के बाद अब जे थॉमसन सर का नेम और फेम क्या होगा, बढ़ने लगा। उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रेज का डिस्कवर कर दिया, ठीक है, केवल ये इमेजिन करके कि आखिर एटमॉस्फेयर में, आखिर स्पेस में वैक्यूम वगैरह क्रिएट था, ठीक है, आखिर इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हुआ, ठीक है, यानी केवल उनके इस इमेजिनेशन से उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज का डिस्कवर कर दिया, जिस कारण जे थॉमसन सर का नेम और फेम बढ़ने लगा। अब जब नेम और फेम बढ़ने लगा तो इनके जो फ्रेंड वगैरह थे, इनके जो बहुत से फ्रेंड थे, वो इनसे थोड़ा सा जिलसी रखने लगे कि इनका नेम फेम हो रहा है, ठीक है, जबकि मेरा नेम फेम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी कारण इन्होंने उनसे पूछ दिया कि ठीक है, आपने कैथोड रेज का डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन आखिर कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या है ना, कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या है। तो जे थॉमसन सर भी सोचने लगे कि आखिर सही कह रहा है कि अगर हमने कैथोड रेज का डिस्कवर किया तो आखिर कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू।